हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 फरवरी है आज, और हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज़ को। ठीक है, और महत्वपूर्ण न्यूज़ में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ क्या मिलता है? सबसे पहला न्यूज़ हमें मिलता है अनाज भंडारण को लेकर। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपको पता ही ना, एमएसपी को लेकर जो किसान विद्रोह कर रहे हैं। किसानों को क्या समस्या होता है, जब किसान उपज उपजाते हैं और जब कटाई करते हैं तो उनको उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, मजबूरन में औने पौने दाम पर क्या होता है, व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे क्या होता है उनको उपज का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है। ठीक है, ये हो गया पहला फैक्ट, याद रखिएगा। और यहाँ पे नाबार्ड न्यूज में आ गया। नाबार्ड यहाँ पे क्या आ गया, न्यूज में आ गया। तो नाबार्ड को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है, नाबार्ड का काम क्या होता है। और नाबार्ड जो है 1982 में बना था, याद रखिएगा 12 जुलाई को। वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कमेटी की सिफारिश पर शिव रमन कमेटी के सिफारिश पे जो है ये आपका नाबार्ड बना था। इसका काम क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि वाले क्षेत्रों में क्या होता है, लोन देना। ये डायरेक्ट नहीं देती है, ये देती है संस्था को, फिर संस्था से जाके लोन मिलता है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। पैक क्या होता है, पैक जो है न्यूज में आ गया है, PSE के, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो है क्रेडिट फैसिलिटी या स्कीम कर लीजिए। इसके तहत क्या होता है, जो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या करती है, ये लोन वगैरह देती है, पैक्स। तो पैक्स को लेकर भी यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, हरित क्रांति जो न्यूज़ में आ गया है, आपको पता है ना हरित क्रांति न्यूज़ में क्यों आ गया है? क्योंकि हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन, इनका नाम याद रखिएगा, MS स्वामी जो है नाथन, है ना। इनको क्या हुआ है, इस बार जो है भारत रत्न मिल रहा है। पर 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। उनमें से एक हमारे MS स्वामीनाथन है, जो कि हरित क्रांति के फादर कहलाए जाते हैं। आप एक याद रखिएगा, ये तो भारत में हो गए। विश्व में एक बार्लोंग करके जो है जिनका नाम आता है, ठीक है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितना भी हम बता रहे हैं ना, जो लिख दे रहे हैं, वो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और हरित क्रांति से देख लीजिए, 1966 जो है ना, 67 में ये जो है स्टार्ट किया गया था ये योजना। इसके तहत क्या होता है, भारत में जो खाद्यान्न जो उत्पादन है उस पर आत्मनिर्भरता के लिए ये योजना को लाया गया था। इसमें अच्छे क्वालिटी के सीड, ठीक है, बीज हो गया, और सिंचाई सुविधा पे और खाद्य पे काफ़ी जोर दिया गया था। क्लियर है। और इसका जो है आप फायदा देखोगे तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में आपने देखा था कि प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो गया था। क्लियर है, तो इस हरित क्रांति को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं। तो मतदाताओं को दलों के वादों के बारे में जानने का अधिकार। देखिए, जानने का अधिकार जो है ना, आपको पता है ना, सूचना का अधिकार 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी के आधार पर तो आपका जो चुनावी बॉन्ड को खत्म किया गया था। अभी चुनावी जो बॉन्ड जो स्कीम था, जानने का अधिकार, राइट टू जो आपका इंफॉर्मेशन है, 2005 के तहत तो इसको खत्म किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा ये देख लीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इनका जो है नाम न्यूज में आ गया है। और ये कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एक पैनल होता है, एक पैनल बनाया जाता है, पैनल जिसमें कौन होते हैं, PM होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? PM होता है इसमें, और एक होते हैं आपके लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के जो अपोजिशन जो लीडर होते हैं लोकसभा में, वो होते हैं, और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो ये तीनों मिलकर जिस नाम को सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति जो है उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को। अभी वर्तमान में राजीव कुमार है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। और चुनाव आयोग को पता ही है आपको, आर्टिकल जो है 324, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान का आर्टिकल 324 जो है चुनाव आयोग का जो है यहाँ पे प्रावधान करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, NPCI। ये NPCI क्या होता है, ये आपका जो पेमेंट वाला जो पैटर्न है उसको रेगुलेट करता है, खुदरा और जो होता है आपका, ठीक है। इसको किसने बनाया? तो RBI और भारतीय जो बैंक संघ है ना, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। दोनों मिलकर जो है NPCI को यहाँ पे जो है कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। चलिए फिर अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अगले मुद्दे पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखा गया है बजट। देखिए, उपराज्यपाल है ना और केजरीवाल, आपको पता ही है, जहाँ पे उपराज्यपाल और केजरीवाल जो हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं, इनके बीच में जो है विवाद जो है हमेशा चलते रहता है कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर। तो उपराज्यपाल जो है VK सक्सेना है हमारे, ठीक है। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? जो ये हमारे VK सक्सेना। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को याद रखिएगा वनडे एग्जाम के लिए। और देख लीजिए 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एग्जाम में कई बार पूछा गया, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे BPC हो, चाहे भी JPSC का एग्जाम होने वाला।
69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये आपका दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली एनसीआर से, ठीक है। इसी के तहत जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया था भारत का, ठीक है, याद रखिएगा। और दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है। फिर एक आता है न्यूज़ में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसी के तहत जो है ना, जो 21 साल जो था वोट देने का उम्र 21 साल था ना, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये तमाम दो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में देख ले क्वेश्चन क्या पूछता है। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं। अगर हायरार्की की बात करें, अगर वरीयता क्रम की बात करें, तो राष्ट्रपति आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं ना। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, तो इनका रैंकिंग याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और चौथे पे कौन आते हैं आपके अपने राज्यों के गवर्नर, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वरीयता क्रम या अग्रता की श्रेणी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस करके कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर्ड बोलते हैं इसको करके, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे G20 आपका सम्मेलन हुआ था भारत की अध्यक्षता में, तो इसमें अफ्रीकन यूनियन को इसमें मेंबर बनाया गया था, तो इसमें भारत का काफी योगदान रहा, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें शामिल हो गया, और पहले भी EU भी शामिल था G20 में। जो G20 है आपका, उसमें EU भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन, अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया, तो दो यूनियन इसमें शामिल हो गए, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे, तो क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे G20 में जो है ना अफ्रीका संघ हो गया, और भारतीय मध्य पूर्व यूरोप जो व्यापारी मार्ग, दो घोषणा यहाँ पे देखने को मिला। भारतीय मध्य पूर्व यूरोप व्यापार मार्ग देखने को मिला, और अफ्रीकन यूनियन। दो फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपने भारत को जो है 2047 तक क्या बना लेना है, विकसित बना लेना है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है ना राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। कई बार यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछा है, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के मेंबर होते हैं, नहीं होते, लेकिन वो पदेन अध्यक्ष तो होते हैं ना, वो, ठीक है, पदेन अध्यक्ष तो होते हैं वो किसके, राज्यसभा के। जिस तरह लोकसभा स्पीकर क्या होते हैं, लोकसभा स्पीकर वही होते हैं जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं मेंबर होते। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं, बहुत जो है कम समय में इसको खत्म करेंगे हम। देखिए यहाँ पे अगला जो मुद्दा है यहाँ पे देखने को मिलेगा उर्दू। उर्दू में जो है आपका अभी रामलीला मंचन जो है, रामलीला का मंचन जो शुरू हुआ है, देखिए मतलब उर्दू भाषा में जो रामायण को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी उर्दू को लेकर और संस्कृत को लेकर, है ना, अभी क्या मिला है, उर्दू और संस्कृत को लेकर कुछ अवार्ड मिला था ना, अभी साहित्य अवार्ड मिला था अभी उर्दू और संस्कृत को लेकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आपका, तो याद रखिएगा। उसी को ध्यान में रखेंगे हम लोग। उर्दू जो है ना आपका 22 जो भाषा है ना, 22 जो शेड्यूल भाषा है उसमें शामिल है उर्दू आपका, याद रखिएगा, ठीक है। जो 8th शेड्यूल से आपका जुड़ा हुआ है संविधान के, 22 भाषा। क्लासिकल लैंग्वेज कितना है आपको पता है ना, क्लासिकल लैंग्वेज 6 है, क्लासिकल लैंग्वेज याद रख लीजिएगा। एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, और यूपीपीसीएस में 6 लैंग्वेज में कौन कौन सा है, तो आपका उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, संस्कृत हो गया, और एक और हो गया मलयालम। ये 6 लैंग्वेज है। सबसे बाद में जो जुड़ा है आपका उड़िया जुड़ा है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो अगले मुद्दे देखने को हमको यहाँ पे ये मिलता है। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा, देखिए पर कैपिटा इनकम। अभी हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था कितना है, 5th है, 5th लार्जेस्ट है हमारा अर्थव्यवस्था। ये तो जीडीपी के अनुसार हो गया ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो 140 नंबर पे आता है हमारा देश, ठीक है, याद रखिएगा। पर कैपिटा इनकम में जो है 140 के आसपास आता है। अगर हम लोग तो 2000 मतलब 2 साल में अगर हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे ना, तो हमारा जो रैंकिंग में कितना सुधार होगा, 120 या 125 आसपास जो हमारा रैंकिंग होगा पर कैपिटा के हिसाब से। क्लियर है। तो इसी मुद्दे पे जो है आर्टिकल लिखा गया है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा और देख लीजिए यहाँ पे, बहुआयामी जो गरीबी जो सूचकांक होता है ना, यूएनडीपी निकालता है, इसको कौन निकालता है, यूएनडीपी इसको रिलीज करता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई दफा इसको पूछे गए हैं। फिर देख लीजिए बेरोजगारी दर को लेकर। देखिए अगर मान लीजिए बेरोजगारी दर जो वर्तमान में 8.7 है बेरोजगारी दर, अगर बेरोजगारी दर होता है तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में, तो पलायन बढ़ जाता है। इसे मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, पलायन बढ़ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे अपराध में वृद्धि देखने को मिलेगा, अपराध में वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है। जितने भी जो कुशल जो श्रमिक है, जो लेबर है हमारे, वो क्या कर जाते हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं काम के लिए। तो ये मुद्दे जो है कहीं ना कहीं आपको जानने होंगे, मैं आंसर मेंस राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए इनका जो है शनिवार को आर्टिकल आता है, तवलीन सिंह, इनका बार बार आर्टिकल को हम लोग जिक्र करते हैं। इनमें इसी बात को जो रेखांकित किया गया है कि किस तरह जो पार्टियां हैं, ठीक है, मतलब पार्टियां जो है यहाँ पे
हम लोग क्या क्या पॉलिटिकल न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो न्यूज़ में आ गया। नरसिम्हा राव के बारे में यहाँ पे बात किया गया। नरसिम्हा राव को भी जो इस पर आपका भारत रत्न दिया जा रहा है। नरसिम्हा राव जो है कौन है ये? जब 1921 में जो एलपीजी का नीति जो अनाउंस किया गया था ना, तो उस समय ये प्रधानमंत्री थे भारत के, और जो वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो दोनों को इस बार जो है भारत रत्न मिल रहा है, और ये हमारे लिए गौरव पल है, ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। और यहाँ पे एलपीजी नीति जो है आपका शुरू किया गया था 1991 में, और ये दोनों को जो है भारत रत्न मिल रहा है। फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो मुझे अगले मुद्दा जो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद ये रहा इस्लामी दुनिया और भारत के बारे में। देखिए, इस्लामी दुनिया और भारत के बीच में जो संबंध आप लोग देख रहे हैं ना, यूएई में मंदिर बन जाना, ठीक है, और सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मंजूर होना, तो और जो तमाम जो इस्लामी देश है, भारत को जो है सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार देना, ठीक है, मतलब वहाँ के जो नेशनल अवार्ड है इस्लामी देश का, वो भारत को प्रदान करना, ये क्या दिखाता है? ये मधुरता ही तो दिखाता है, दोनों के जो है सभ्यता का आदान प्रदान ही तो दिखाता है। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पर जो यूएई में जो मंदिर बना है अभी अबू धाबी में, वो कोई जबरदस्ती तो करके नहीं बना है। वहाँ पर दोनों देशों के जो शासक हैं, उनकी जो है वहाँ पे राजी के कारण ही नहीं बन पाया है, समझौता के कारण ही बन पाया है। तो यहाँ पे लेखक जो करना चाहते हैं, यहाँ पे यह सीखने को मिलेगा धर्मनिरपेक्षता को लेकर। देखिए, वेस्टर्न के जो थिंकर है ना, वेस्टर्न के जो थिंकर है, वो भारत के जो है कल्चर को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो वेस्टर्न थिंकर है एक, क्या नाम था उनका? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंटंगटन करके नाम था उनका। उन्होंने कहा कि आप देखोगे तो एशिया में क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे एशिया और वेस्ट एशिया में सभ्यता का जो है संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जब यूएई में जो मंदिर बना, तो ये इसका साक्षात जो है क्या है, सबूत है। यहाँ पे जो है सभ्यता का आदान प्रदान होता है, जबकि संघर्ष नहीं होता है। ये हो गया। फिर ये सेक्युलर पे बात किया गया, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात किया गया। वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं कि भारत जो है सेक्युलर नहीं है। इस तरह के कभी प्रश्न उठाती है कि सेक्युलर को लेकर भारत जो है वैसा नहीं दिख रहा है जैसा उसको दिखना चाहिए। यहाँ पे सेक्युलर पे बात किया गया है कि जब यहाँ पे हिंदू धर्म को यहाँ पे क्या किया जाता है? ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब अपने जो है कल्चर को यहाँ पर बताया जाता है, तो यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। अगर हम लोग धर्मनिरपेक्षता अगर नहीं है, तो आप देखोगे कि जो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो वहाँ पे जो रानी है वहाँ की, वो लोग क्या करते हैं? 26 पादरियों को जो है नॉमिनेट करते हैं, समझ रहे ना? तो और अन्य धर्म को क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं अपने राज्य शासन में, समझ रहे ना? तो ये भी भारत की तरफ से प्रश्न है। दूसरा क्या है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनते हैं, उनको जो है 2 बार बाइबल पे जो है 2 तरह के बाइबलों पे क्या होता है? शपथ दिलाया जाता है। तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता नहीं है? मतलब ये क्या सेक्युलर नहीं है? तो इस तरह की बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यही होगा कि जो हमारा जो संबंध है जो इस्लामी दुनिया के साथ बेहतर हो रहा है, ठीक है, दोनों जो एक दूसरे के कल्चर का क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आप इसी घटना को देख सकते हैं जब केरल के जो चेरामान मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। केरल का जो चेरामान जो मस्जिद है ना, वो यूएई के जो वहाँ पे हेड है, उनको जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया है। तो चेरामान मस्जिद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केरल का है ये, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे प्रतिरूप जो उनको भेंट किया गया है। तो क्या है, दोनों को कल्चर का आदान प्रदान है। तो यहाँ पे सेकुलर नहीं है तो ये क्या है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का लेखक यहाँ पे ये बात कह रहे थे। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे 3 नए आपराधिक कानून जो लागू करने की बात की गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे 3 नए आपराधिक कानून को जो है लागू किया जाएगा 1 जुलाई से। 1 जुलाई से कौन कौन सा होगा? भारतीय न्याय संहिता। देखिए, जितना अंग्रेज के द्वारा जो कानून बनाया गया था ना, वो अप्रासंगिक नहीं रह रहे हैं। वर्तमान में उसका रिव्यू किया जा रहा है। जो भी आज के जो है लिहाज से, आज के समय से जो अनुकूल लेना है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो आपका नीति हो। जो आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक है और आने वाले समयों के लिए जो प्रासंगिक है, उसी नियम को लेकर चलना है हम लोग को। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो है लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। लेकिन यहाँ पे हिट एंड रन का जो केसेस है, उससे संबंधित जो प्रावधान है, उसको लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ सीपीएससी फ्रेम करेगा। 1 जुलाई से जो है भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह से पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। उसके सारे प्रावधान ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा। तो आप लोग अलर्ट रहना, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हिट एंड रन को जो है ना, अभी जो है वहाँ पे तत्काल जो है प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। उसको बाद में जो है रिव्यू करके लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले जो है मुद्दे पे। हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पे। हमें क्या देखने को मिलता है? 14 मिनट हो गया ना, हमें 20 मिनट के अंदर ही टॉपिक को खत्म करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। सहकारी समितियाँ जो वही है कृषि को लेकर जो सुधार करती है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, पैक के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कृषि का जो यहाँ पे क्या होता है, पैक्स का जो कंप्यूटरीकृत होता है, ये किस तरह का एक्सपेंस है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंस के अंतर्गत आता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये सब क्या है आपके जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपको देख के सोचना होगा आपको, ठीक है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
जहाँ पे आपको सिस्टम को रन करवाना है, तो इस तरह का जो है आपको रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे कृषि जो समितियाँ हैं, ये क्या है आपका, क्या है ये, इस तरह का आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आपका ये है रेवेन्यू एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे जेमिनाई। कल भी मैंने बात किया था और आज भी बात करेंगे। जेमिनाई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में यहाँ से इनसे सवाल पूछा गया, मतलब जैसे चैट जीपीटी क्या है, उसमें आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, उसी प्रकार जेमिनाई में जब इनपुट डाला गया था तो कुछ नेगेटिव या आलोचनात्मक जो यहाँ पर देखने को मिला रिस्पॉन्स में। लेकिन जब अन्य देशों के जो नेताओं के जब इसमें डाला गया तो वहाँ पर भी इस तरह के जो है यहाँ पे जो जवाब देखने को नहीं मिला। तो इस तरह का क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रासित जो है जेमिनाई है यहाँ पे। तो इसके जो है अधिकारियों को सूचित किया गया कि आप इस तरह का जो है हमारे जो लोकतंत्र है उसको जो नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे जो राइट है, अधिकार है, उसको जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो जेमिनी याद रखिएगा गूगल एआई के द्वारा बनाया गया है, और चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया था, ओपन एआई के द्वारा बनाया गया था। ये जो एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने जो है बायजूस जो है ना, एक एजुकेशन ऐप है, उसके जो प्रमुख है, जो संस्थापक थे, क्या नाम था, रविंद्र बायजू, वो न्यूज़ में आ गए हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और अगले मुद्दे पे हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है ना, इस पहले नेशनल पार्टी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, नेशनल पार्टी। तो लेकिन इसके नेशनल पार्टी का स्टेटस खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान में 6 ही पार्टी जो है, कितने पार्टी, 6 पार्टी नेशनल पार्टी है, याद रखिएगा। एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक बहुजन समाज पार्टी है, 3 हो गया। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी वाला 1964 में जो बना था वो है, 4 हो गया। तो और है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, कल भी मैंने बात किया था पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। अभी जो देखो ठंड के मौसम में जो बारिश होते हैं, ठीक है, कभी कभी आपके फरवरी के मौसम, जनवरी के मौसम में बारिश होते हैं, किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जो मेडिटेरियन सी से जो क्या करता है, वहाँ से जो वायु मॉइस्चर लेके आती है और हिमालय से टकराती है, और जो हिमालय से जो सटे जो राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया, प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे बर्फबारी, गोलागारी, जो आपको देखने को मिलता है, बर्फ की गोला वगैरह देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमको यहाँ पर देखना है पनघड़िया जी के बारे में। देखिए, ये 16वें वित्त आयोग की जो क्या है, चेयरमैन है, याद रखिएगा। 16th फाइनेंस कमीशन है ना, उनके क्या है, ये हेड है, उनके ये अध्यक्ष है। और फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये जो है आर्टिकल 280 से आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 280 संविधान का। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, हर एक 5 वर्ष पे। क्लियर है। और ये एक जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बोलेगा फाइनेंस कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंशियल कमीशन, मतलब फाइनेंस क्या है, ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 280 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अरविंद पनघड़िया जी के बारे में। तो जो नीति आयोग है ना, उसके जो है पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पहले क्या रख चुके हैं, उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पीएम ही रहेंगे, कोई भी पीएम रहेंगे, वही जो अध्यक्ष बनेंगे आपके नीति आयोग के। और ये एक थिंक टैंक है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं। तो देश दुनिया में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अभी कुंडला मौत मामला। सिएटल क्या है, यूएसए का एक जो मतलब यूएसए का जो कंट्री है, यूएसए में जो कंट्री है, यूएसए का जो कंट्री है, वहाँ पे एक देश शहर है। तो वहाँ पे एक भारतीय जो है नागरिक है, वहाँ का जो है एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे दोनों देशों के बीच बातचीत चल रहा है कि इसको न्याय दिलवाना है जाह्नवी कुंडला को। ये केसेस है, याद रखिएगा इसको। अब बात करेंगे हम लोग क्वाड को लेकर। देखिए, क्वाड में 4 कंट्री आते हैं, कौन से, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री है ना। देखिए, यूएनएससी में रिफॉर्म की बात करता है भारत, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो 5 को जो मेंबर जो है मिला गया ना, वीटो पावर 5 लोगों को। मैंने बात किया था, रूस हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, कौन सा, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ये 5 लोग जो है ना वीटो लगा देते हैं, अपने अपने हित को देखते हैं कि ये जो मसला जो आ रहा है, जो मुद्दे आ रहे हैं, वो मेरे हित को जो है क्या करना, साध रहा है कि नहीं। अगर साध रहा है तो उस पर वीटो नहीं लगाएंगे, और लगता है कि इनकी अगेंस्ट है तो वीटो लगा देते हैं। भारत बोलता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, या तो भारत को भी इसका मेंबर दे, नहीं तो वीटो पावर हटवा दे। क्लियर है। क्योंकि ये जो यूएनओ है ना, जो वर्तमान प्रासंगिक को जो है ना यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये तो एक मुद्दा हो गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वाड को लेकर ये बात की गई है। क्वाड जो है ना, एक की जो है 5 उद्देश्य को लेकर चलता है। पहला क्या है, एक की पहला इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री जो है ने बताया कि क्वाड के प्रमुख जो है 5 संदेश है। क्या संदेश है, पहला कि बहुध्रुवीय जो व्यवस्था को यहाँ पे सपोर्ट करता है, बहुध्रुवीय, ठीक है, बहुध्रुवीय व्यवस्था को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि शीत युद्ध के बाद की जो सोच है, शीत युद्ध जो हुआ था पूरे विश्व में, उसके बाद की जो कंडीशन है उसको जो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा क्या है
किसी देश पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ है। आप किसी देश पर दबाव नहीं डाल सकते, ये क्वाड इसका जो विरोध करता है। चौथा क्या है, लोकतांत्रिकरण और सहयोग जो है दृष्टि को ये अपनाता है। पांचवा क्या है, ये हमारी जो पसंद है, जो भारत की जो पसंद है पर जो है मनमर्जी से कोई वीटो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये क्वाड के बारे में बातें की गई, आप लोग याद ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या न्यूज़ में देखेंगे, अदन की खाड़ी। देखिए अदन खाड़ी का जो है ना आप लोग मैप में देख लीजिएगा, यहाँ से लोकेशन, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। एक हुती विद्रोही जो है हमास के द्वारा जो है समर्थित है। हुती विद्रोही कहाँ से है, यमन में है, एक्टिव है ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो भी व्यापारी जहाज उस पर आक्रमण कर रहे हैं, ड्रोन से कर रहे हैं या मिसाइल से कर रहे हैं। तो भारत जो है अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र में या अरब सागर में जो वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और वहाँ पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए भारत जो है तत्पर है। हुती विद्रोही जो है यमन में सक्रिय है और इसको जो है हमास वाले जो है इसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रहा है क्यों हमास वाले इस पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका जो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, ना हमास और इजराइल में। तो इस कारण से जो है हुती जो विद्रोही है वो सपोर्ट कर रहा है हमास। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्री वाले जो है जितने भी वहाँ से जहाज वगैरह पास कर रहे हैं तो उस पर क्या कर निशाना बना रहा है ये लोग। ये हो गया टू स्टेट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, टू स्टेट सॉल्यूशन जो है एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी यूपीएससी में और स्टेट बीसीएस में कई बार, और इस बार भी पूछने की संभावना है। टू स्टेट सॉल्यूशन जो है क्या बात करता है, ये जो है फिलिस्तीन और इजराइल के जो तनाव है उसको जो सॉल्यूशन की बात करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन बोलेगा कि किस देश से संबंधित है, तो इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे FATF, बहुत दिन के बाद न्यूज़ में आया, हमको लगता है सालों के बाद FATF के बाद न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो वित्त पोषित करता है ना, उस मामले में जो है ये देशों की निगरानी करता है और उसको जो है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। बोलेगा कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो FATF से जुड़ा हुआ है। अभी क्या हुआ, UAE को जो पहले की ग्रे लिस्ट में था उसको जो वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो धन शोधन के मामले में अच्छा काम कर रहा था, मतलब धन शोधन वहाँ नहीं होने दे रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग पर अच्छा कार्रवाई कर रहा था, उसकी नीति भी सपोर्टक था। फिर वो आतंकवाद के खिलाफ भी जो कार्रवाई कर रहा था उसकी जो नीति को देखते हुए वहाँ पे FATF के जो है ने डिसाइड किया कि UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। देखिए किसी भी देश को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो सपोर्ट है ना मिलना बंद हो जाता है। तो इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमको ब्लैक लिस्टेड मत करो, ठीक है, ग्रे लिस्ट में मत डालो। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, क्या है, वो ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट में मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है उसको, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, बहुत लंबा मुद्दा है ना, जो शॉर्ट में ख़त्म करना होगा। चलिए ठीक है, यूरोपीय यूनियन न्यूज़ में आ गया है। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसमें 27 देश हैं। कितने देश हैं, 27 देश हैं। और याद रखिएगा अभी जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ना, उसमें जो है यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए जो है यूरोपियन आयोग जो आगे आया है, और उसके जो अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग का, याद रखिएगा वनडे एग्जाम के लिए, उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये VVI हो गया वनडे एग्जाम के लिए। और इटली के जो प्रधानमंत्री है मिलोनी, इनका भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो सागर भी याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको वेस्टर्न में देखने को मिलेगा। और इसका लोकेशन देख लीजिएगा, क्या यूक्रेन और रूस जो है इस सागर को जो उसका बाउंड्री शेयर करता है, ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा दोस्ती 16। ये दोस्ती 16 क्या है, देखिए आपको पता ही है ना, मालदीव और भारत के बीच में जो तनाव जो है अभी देखने को मिला था, आपको बहुत हुआ था। तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो है ना आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्ती जो है ना, ये एक क्या है, एक पहल है। यहाँ पे दोनों जो है अपने तटरक्षक बल जो है आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, आपस में प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिएगा दोस्ती जो है मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच में एक सहयोगात्मक पहल है। और वनडे एग्जाम में क्या पूछता है कि 8 डिग्री चैनल क्या है, तो 8 डिग्री चैनल है ना भारत का जो मिनिकॉय है ना और मालदीव के बीच से पास करता है। ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे पता ही आपको 8 डिग्री चैनल जो यहाँ से पास करता है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मालदीव वाला कंट्री हो गया। तो 8 डिग्री के आसपास जो है आपका यहाँ पे पास करता है, ये हो गया मिनिकॉय और ये हो गया मालदीव। याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है 10 डिग्री चैनल क्या होता है, अंडमान और निकोबार से पास करता है ना, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में। देखिए राज्यसभा चुनाव न्यूज़ में आ गया है, तो राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, जो सांसद, उसका चुनाव कौन होता है, क्या हम लोग अपॉइंट करते हैं? जैसे लोकसभा में क्या होता है, जो भी मेंबर होते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग वोट करते हैं ना, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो विधानसभा होता है ना, जो राज्य की विधानसभा होता है, वहाँ के मेंबर लोग इसको जो है सिलेक्ट करते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे हमें क्या देखने को मिलता है,
एक देश एक चुनाव को लेकर, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाया गया था, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद राम जो है श्री कोविंद राम जो है उनके नेतृत्व में बनाया गया था। और इनको जो बोला गया था कि एक देश में मतलब विधानसभा, लोकसभा और जो स्थानीय स्तर पे जो होते हैं पंचायती जो चुनाव होते हैं, एक साथ कराने में क्या दिक्कतें, क्या मतलब जो यहाँ पे चुनौतियाँ आ सकती है उसके बारे में रिपोर्ट देने को बात किया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बीजेपी हो गए और जेडीयू हो गए, जो नीतीश कुमार वाले जेडीयू, बीजेपी और आपके राष्ट्रीय जो है शिवसेना, जो तीनों ने समर्थन किया कि हाँ एक देश एक मतलब वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो कमेटी याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद के नाम पे जो है बनाया गया कमेटी, सर्वोच्च कमेटी है ये, और ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है अपने रिपोर्ट को जो तमाम फैक्ट को रखेगा। चलिए फिर यहाँ पे बात करें झारखंड के राज्यसभा में जो चुनाव होने, राज्यसभा में 2 सीटों पर चुनाव होंगे। झारखंड में कितना सीट है? 6 सीट। अभी जेपीएससी का एग्जाम होने वाला 17 मार्च को, इंपॉर्टेंट यहाँ से 6 सीट जो है राज्यसभा का है, और लोकसभा का सीट कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट को, याद रखिएगा। अभी कांग्रेस का जो धीरज साहू न्यूज़ में आया था ना, क्योंकि इनके पास जो है 200 करोड़ रुपए जो कैश मिला था, ठीक है, तो इस कारण से न्यूज़ में रहते हैं। समीर उराव जो है भाजपा के हैं, तो ये दोनों अब क्या करें, मई में इनका जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा झारखंड में कितना है? 21 जो है विधानसभा सीट है ना, और एक मनोनीत है, एक अपॉइंटमेंट है, मतलब एक मनोनीत किए गए हैं। और देख लीजिए यहाँ पे जेएमएम को कितना सीट मिला है? जेएमएम को मिला है 26 सीट ना, भाजपा को मिला है 26 सीट, और जेएमएम को मिला है 29 सीट, और बीजेपी को कितना मिला है? 29 सीट। कांग्रेस को कितना मिला है? 17, कांग्रेस को 17। तो ऐसे करके जो है आपको मैचिंग के फॉर्म में दे सकता है जेपीएससी एग्जाम में, ठीक है। कांग्रेस को कितना मिला है? 17 सीट, ठीक है, और 2 जो है निर्दलीय भी रह चुके हैं, निर्दलीय 2 है निर्दलीय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समय हो गया 26 मिनट, और हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक और मैंने देख के रखा है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पदक लाने वालों को जो है, जो सैन्यकर्मी है ना, उनको जो है अब जो है क्या मिलेगा? उनको यहाँ पे 25 लाख रुपये मिलेगा अगर वो गोल्ड लेके आते हैं। अगर कांस्य पदक लेके आते हैं तो 10 लाख रुपये मिलेगा, 15 लाख रुपये मिलेगा उनको रजत पदक लेके। तो ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है सरकार की तरफ से, ताकि खेल को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही देख लीजिए अभी फ्रांस में जो है ना, फ्रांस के पेरिस में क्या होगा? ओलंपिक खेल होगा 2024 का, याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वनडे एग्जाम के लिए। और ये तमाम जो फैक्ट था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ भी आपको फीडबैक देना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।